खास्य प्राक चतुर्थ्याभ्याम। बुद्धि आ गई। और बोलिए। बोलो। देशवेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयास्त्री शंत सागरोपमा सांत्वना परास्थिति। सांत्वना जम्बू नाम। द्वीप लवणो दाद्यः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। द्विर द्विर विस्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलया कृतया। तन्या तन्मध्ये मध्ये मेरु नाभि निर्वत्यो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीपः। भरत हेमवत हरि विधेयक रम्यक हैरण वतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। तद विभाजिने पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। हेमार्जुन तप निय तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। मणि विचित्रा पार्श्वा उपर मूले च तुल्य विस्तारा। पद्म पद्म महापद्म तिगिच केसरी महापुंडरी महापुंडरी पुंडरीका हृदयस्ते मुपरि। प्रथमो योजन सहस्त्रया मस्त द्वर विष्कंभो हृदाः। तन्मध्ये योजनम पुष्करम। नहीं, एक रह गया। 10 योजनावगाः। 10 योजनावगाः। हाँ हाँ हाँ। तन्मध्ये योजनम पुष्करम। योजनम पुष्करम। तद द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च। इसमें विस्तारा भी तो है। एक मिनट जो 18 नंबर का है ना, उसमें बीच में विस्तारा है ना। तद द्विगुणा विस्तारा नहीं, हृदय है। हृदय है। हृदय हमारी किताब में विस्तारा लिखा है हमारी किताब में। नहीं, हमारी में नहीं। पुष्कराणि च। अच्छा, नहीं, इसमें नहीं है। तन्निवासिन्यो देव्या श्री हीम धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्यमा पल्योपम स्थितया ससामानिक परिस्तका। गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिद्वद्रिकांता सीता शीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदाः सरितस तन्मध्यगाः। द्यो द्यो पूर्वा पूर्वा शेषास्तव परगः। चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधवाद्यो नद्यः। भरता षड्विंशति पंचयोजन सत विस्तारा षट चैकोनविंशति भागा योजनस्य। तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता उत्तरा दक्षिण तुल्या। कितनी हुई अभी? मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है जो कि अपने आप में एक विशिष्ट ग्रंथ है। संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ है। और इसमें तीसरे अध्याय में हम इस दुनिया की सैर के लिए निकले हैं। और हमने अभी तक अधोलोक की सैर की है और अब मध्य लोक की सैर कर रहे हैं। उसमें भी मध्य लोक में भी हमने अनेक असंख्यात द्वीप समुद्रों की सैर करने के पश्चात अब हम जम्बू द्वीप में पहुंचे हैं। तो जम्बू द्वीप की क्या क्या रचनाएं हैं वो हम सभी देख रहे हैं।
जम्बू द्वीप 7 क्षेत्रों और 6 पर्वतों के द्वारा 7 क्षेत्रों में विभाजित है, जिन्हें वर्ष और वर्षधर भी कहा जाता है। और इन 7 क्षेत्रों की चर्चा करने के बाद जो 6 पर्वत हैं उन पर विराजमान जो सरोवर हैं और उनमें रहने वाली श्री देवी आदि जो देवियां हैं उनकी भी चर्चा हमने की। और ये सरोवर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी है ये भी चर्चा हमने की। कल की कक्षा में हमने 14 महानदियों की चर्चा की थी। इन्हीं सरोवरों में से निकलने वाली जो नदियां हैं, तो वो नदियां तो कितनी हैं? 14 महानदियां है ना। तो वो सबका हमने बात समझी थी कि कहाँ से किस तरह से निकली है। तो पहला जो क्षेत्र है भरत क्षेत्र, और अंतिम जो क्षेत्र है ऐरावत क्षेत्र। या ये कहिए कि पहला जो पद्म सरोवर है और अंतिम कौन सा सरोवर है, पुंडरीक नाम का जो सरोवर है, उनमें उन दोनों में से 3-3 नदियां निकली है और बाकी सब में से 2-2 नदियां निकली है। इस तरह से टोटल 14 महानदियां निकलती हैं। ये महानदियां हैं क्योंकि इसके अंतर्गत कई हजारों नदियां समाई हुई हैं। उसकी चर्चा 21वें नंबर के सूत्र में की है। अच्छा, 21वें में तो किस तरह से ये नदियां चलती है। फिर 23वें सूत्र में 14 महानदियों की सहायक नदियां कितनी कितनी और कैसी कैसी होती हैं, इसकी चर्चा अब आने वाली है। अब इसके पहले कल हम चर्चा कर रहे थे हम्म भरत क्षेत्र के ऊपर हिमवन पर्वत है, ये हमने कल देखा था। मतलब पहले तो ये समझ लीजिए कि जो ये गंगा, सिंधु, ये बाकी सब जो नदियां हैं वो उनकी 14-14 हजार सहायक नदियां हैं, है ना। और ये नदियां भी पहले विदेह क्षेत्र तक तो बढ़ती हुए क्रम में है और फिर घटते हुए क्रम में है। मतलब जैसे हर चीज का हुआ ना, सरोवर भी बढ़ते हुए क्रम में था विदेह क्षेत्र तक, और फिर विदेह क्षेत्र के बाद आगे के क्षेत्र में घटते हुए क्रम में था। ठीक। अब आपके जो जिनवाणी है आपके पास, उसमें सारी इसकी टीका में 260 पेज पर सब दिया दिया हुआ है सारा, किन किन नदियों की कितनी कितनी सहायक नदियां हैं। तो गंगा सिंधु की 14 हजार, रोहित रोहितास्या की 28 हजार, हरित हरिकांता की 56 हजार, सीता सीतोदा की 1,12,000, नारी नरकांता की 56 हजार, मतलब फिर से वापस वैसी हो गई। स्वर्णकुला रुप्यकुला की 28 हजार, रक्ता रक्तोदा की 14 हजार। इस तरह से ये सहायक नदियां हैं। 14 नदियों की ये सहायक नदियां हैं। अब इसी पर आधारित कुछ विशेष बातें हैं, वो कल हम पढ़ रहे थे। कल हमने इसको उसमें भी देखा था, मैप के द्वारा भी हमने कल इसको समझा था। हम्म आज फिर से हम इस मैप में से समझ रहे हैं इसको, इससे जल्दी समझ में आएगा। ये देखिए, अब आप मैप ध्यान से देखते जाइएगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। गंगा सिंधु आदि नदियां हिमवन आदि पर्वतों पर स्थित पद्म आदि सरोवरों से निकलती है। पद्म आदि मतलब पद्म, महापद्म, तिगिच, ये जो वाले पर्वत हैं, ये जो सरोवर हैं इनमें से निकलती है सारी। तो पद्म नामक सरोवर से गंगा सिंधु, ये तो हमने कल देख लिया, इसमें लिखा हुआ भी है। पद्म नामक सरोवर से गंगा और सिंधु। महापद्म से कौन कौन सी निकली है? रोहित और रोहितास्या। तिगिच्छ से हरित और हरिकांता, है ना। और ये तिगिच्छ से हरित और सीतोदा, और केसरी से सीता और नरकांता।
हाँ, ये है ना, क्षेत्र के हिसाब से ये नाम दिए हैं सारे। देखो, हेमवत क्षेत्र में रोहित रोहितास्य है, लेकिन ये महापद्म से निकलता है रोहित, और पद्म से निकलती है रोहितास्य। ऐसे ही यहाँ पर तिगिच्छ से निकलती है हरित नदी, और महापद्म से निकलती है हरिकांता। लेकिन हरि क्षेत्र में हरित और हरिकांता, ये दो नदियां बहती हैं। ठीक है, ये ऐसे इस मैप का अर्थ समझ में अब आ रहा होगा आपको। ये जो दिया है ऐसा शेप इसका जो बना हुआ है, निकली तो इसी सरोवर से, पद्म सरोवर से, पर ये जो इधर भरत क्षेत्र में जो बह रही है वो है गंगा और सिंधु, और पद्म सरोवर से ही निकलने वाली रोहितास्या नदी, लेकिन वो हेमवत क्षेत्र में बहती है। ठीक है, और हेमवत क्षेत्र में ही रोहित नदी भी बहती है, लेकिन वो महापद्म से निकलकर आ रही है। ये मैप समझ में आ गया सबको, नदियों का स्वरूप? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। ऐसा ही उधर के साइड भी ऐसा ही समझ लेना सारा। ठीक है, ये जो जम्बू द्वीप है, ये जो पूरा है, इसमें आधी रचना जैसी इधर है वैसी की वैसी उधर भी है। अब देखो आप इसको, ये जो इसका ये इधर वाला पोर्शन है जम्बू द्वीप का, ये सुमेरु पर्वत है ना, इससे आधा इधर वाला जो ये पोर्शन है यहां से यहां तक, तो ये कौन सा है? ये दक्षिण है। और इधर वाला ये उत्तर है। ये उत्तर है, यहां से यहां तक उत्तर है, और यहां से यहां तक दक्षिण है। मतलब सुमेरु पर्वत का दक्षिण और सुमेरु पर्वत का उत्तर। ठीक है, अब ये इधर से सुमेरु पर्वत का पूर्व हुआ, ये इधर, ये पूर्व है। तो अब ये पूर्व में कौन सी नदी बह रही भरत क्षेत्र में? गंगा नदी। तो ये आधा पोर्शन इधर का पूर्व है, ये पूरा यहां से यहां तक का पूर्व है, और ये इधर का पश्चिम है। समझ में आ रहा है सबको? ये कौन सा है इधर वाला पोर्शन? उत्तर, ये दक्षिण, और ये पूर्व। नहीं, ये पूर्व है इधर वाला, है ना, ये पश्चिम है। ये ध्यान में रखना। तो इस हिसाब से ये सारा मैप आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसका डिटेल तो बहुत सारा है, तिलोय पन्नति में भी है, और भी दूसरे दूसरे ग्रंथों में बहुत सारा डिटेल है। तो हम अभी मेन मेन बातें ही ले लेते हैं, है ना, क्योंकि मेन बातें ही हमारे लिए बहुत ज्यादा हो रही हैं। अब ये जो भरत क्षेत्र है, इसके उत्तर में, भरत क्षेत्र यहाँ है, तो इसके उत्तर में ये हिमवन पर्वत है ना। ये इधर उधर उत्तर था ना, तो इसका भी उत्तर इधर ही हुआ। तो ये जो भरत क्षेत्र है, इसके उत्तर दिशा में हिमवन पर्वत है, और पूर्व पश्चिम और दक्षिण में लवण समुद्र है। ये इधर पूर्व पश्चिम और दक्षिण, इसमें ये पूर्व, ये पश्चिम, नहीं ये दक्षिण और ये पश्चिम, पूर्व पश्चिम और दक्षिण तीनों में लवण समुद्र है। भरत क्षेत्र के बीच में विजयार्ध पर्वत है। ये जो पूरा भरत क्षेत्र है, हिमवन पर्वत से लेकर यहां तक का जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये पूरा भरत क्षेत्र है, और इसके बीच में ये ऑरेंज कलर का विजयार्ध पर्वत है। वह पूर्व पश्चिम लंबा है तथा 25 योजन ऊंचा और 50 योजन चौड़ा है। इसका भी कितने योजन चौड़ा लंबा चौड़ा है ये बताया है यहाँ पर। फिर इसके बाद भूमि से 10 योजन ऊपर जाने पर, अब इस विजयार्थ पर्वत की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो कल हमने बात की थी ना कि भरत चक्रवर्ती विजयार्थ पर्वत पर जाते हैं, तो विजयार्थ पर्वत पर एग्जैक्टली वो कहाँ जाते हैं वो भी अभी आने वाला है। अभी आप ये देखिए, विजयार्थ पर्वत के अंदर हम जा रहे हैं। विजयार्थ पर्वत के दक्षिण तथा उत्तर में दो श्रेणियां हैं, जिनमें विद्याधरों के नगर बसे हुए हैं। ये दक्षिण में और उत्तर में दो श्रेणियां हैं, इसमें विद्याधरों के नगर बसे हुए हैं। वहां से 10 योजन ऊपर जाने पर पर्वत के ऊपर दोनों ओर पुनः दो श्रेणियां हैं, जिनमें व्यंतर देव रहते हैं। नीचे तो कौन रहते हैं?
विद्याधरों के नगर है, और ऊपर गए तो देव रहते हैं। कौन से देव? व्यंतर देव। वहां से 5 योजन ऊपर जाने पर विजयार्ध पर्वत का शिखर है। यहाँ पे इसी विजयार्ध पर्वत पर और ऊपर जाएंगे तो उस पे शिखर है, और उस पर अनेक कूट बने हुए हैं। इस पर्वत में 2 गुफाएं हैं जो आर पार है। हिमवन पर्वत पर स्थित पद्म सरोवर से निकलकर गंगा सिंधु नदी इन्हीं गुफाओं की दहली के नीचे से निकलती हुई लवण समुद्र के दक्षिण भाग में मिलती है। ये यहाँ पर मिलती है, ये नदियां, गंगा सिंधु नदियां, है ना। अब विजयार्ध पर्वत तथा इन दोनों नदियों के कारण ही भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए। अब ये देखो, ये जो पूरा भरत क्षेत्र है, ग्रीन ग्रीन वाला, तो आपको लगेगा कि ये पूरा ग्रीन क्यों नहीं है, बीच बीच में ये व्हाइट और ये ऑरेंज क्यों आ गया? ये पूरा ही ग्रीन है वास्तव में तो, लेकिन उसके बीच में ये पर्वत है और ये नदियां हैं, इसलिए ये दूसरे कलर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो है ये पूरा ही भरत क्षेत्र, लेकिन इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए, 6 भाग हो गए। क्यों हो गए? एक तो इस पर्वत के कारण, तो 2 भाग तो पर्वत के कारण हो गए, और ये नदियां हैं उसके कारण 6 भाग हो गए। हाँ, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 भाग, ये तो पर्वत है। तो भरत क्षेत्र के तो ये भाग हो गए ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 भाग हो गए। 3 खंड विजयार्ध के उत्तर में और 3 खंड दक्षिण में है। ये विजयार्ध पर्वत है, उसकी ये जो 3 खंड है, ये कहाँ पर है? ये उत्तर में और ये दक्षिण में। ठीक है, फास्ट तो नहीं हो रहा है? थोड़ा आ रहा है समझ में सबको? अभी हमने देखा था ना, ये जो सुमेरु पर्वत है उसका ये दक्षिण का भाग है, तो इसका भी ये दक्षिण ही हुआ और ये उत्तर हुआ। तो विजयार्ध पर्वत के दक्षिण में 3 भाग है और विजयार्ध पर्वत के उत्तर में भी 3 भाग हैं। 3 खंड हैं, 3 भाग हैं, ठीक है। दक्षिण के 3 खंडों के बीच का खंड आर्य खंड कहलाता है। ये जो 3 खंड है, इसमें जो बीच का खंड है ये आर्य खंड है। भरत क्षेत्र आर्य खंड लिखा हुआ भी है यहाँ पर। सुषमा जी, लिखने से ज्यादा आवश्यक है समझ लीजिए आप पहले, है ना। लिख तो आप फिर वो जो रिकॉर्डिंग है उसमें से आप लिख सकते हैं, अभी आप मेन समझ लीजिए क्योंकि ये पूरा दिखा रहे हैं ना अपन यहाँ पर। अब ये देखिए, ये जो बीच का है ये क्षेत्र आर्य खंड है। भरत क्षेत्र के दक्षिण का, मतलब विजयार्ध पर्वत से दक्षिण वाला ये जो क्षेत्र है वह आर्य खंड है। शेष 5 म्लेच्छ खंड है, इस पे लिखा हुआ है सब में। ये भी म्लेच्छ खंड है, ये भी म्लेच्छ है, ये भी म्लेच्छ, ये भी म्लेच्छ और ये भी म्लेच्छ। ये 5 म्लेच्छ खंड है। उक्त गुफाओं में से पूर्व दिशा वाली खंड प्रपात नामक गुफा से चक्रवर्ती उत्तर के 3 खंडों को जीतने जाता है और पश्चिम दिशा वाली तिमिस्र नामक गुफा से लौटकर वापस आता है। ये पूर्व दिशा है ना, तो यहां से जाता है वो भरत चक्रवर्ती, भरत क्षेत्र से इधर जाता है। यहाँ पर ये म्लेच्छ खंड को जीता, फिर विजयार्ध पर्वत से इधर म्लेच्छ खंड पे जाता है, यहाँ पे भी इसको जीता। अच्छा, खंड प्रपात नामक गुफा से चक्रवर्ती उत्तर के 3 खंडों को जीतने जाता है। तो उत्तर के 3 खंड तो ये है, तो यहां से ये 3 खंडों को जीतने जाता है और फिर पश्चिम दिशा वाली तिमिस्र नामक गुफा से यहां से वापस लौटकर भरत क्षेत्र में आ जाता है। इसी से इस पर्वत का नाम विजयार्ध है, क्योंकि इस तक पहुंचने पर चक्रवर्ती की आधी विजय हो जाती है। इस पे पहुंच गया तो ये आधी विजय तो हो गई, क्योंकि 3 खंड जीत गए, यहां से चला था ये, है ना। तो ये 3 खंड इधर के जीत गए, तो विजयार्ध पर्वत, और फिर आधा और जीत लिया तो पूरा चक्रवर्ती बन जाता है वो, मतलब 6 खंड का विजेता बन जाता है। उत्तर के 3 खंडों के बीच के खंड में वृषभाचल पर्वत है। अब उत्तर कौन सा है इसमें से? ये उत्तर, इसका जो बीच का खंड है इसमें वृषभाचल पर्वत है। इस पर, यहाँ पर वृषभाचल पर्वत है, उस पर चक्रवर्ती अपना नाम उत्कीर्ण कर देता है यहाँ पर।
पुराणों में चर्चा आती है, तो ये तो हमने कल कर लिया था ये सारी बात। अब ये हमने देखा, भरत क्षेत्र की पूरी समझ ली, पूरी बात है ना। ऐसी ऐसी रचना है भरत क्षेत्र की, उसमें 6 खंड हो गए। अब ऐसा का ऐसा ही ये एरावत क्षेत्र है। इस एरावत क्षेत्र में भी आप देखोगे तो ये 5 मृक्ष खंड है और एक आर्य आर्य खंड है। पूरी ऐसी की ऐसी रचना है एरावत क्षेत्र की भी। उसमें भी विजयार्थ पर्वत वगैरह है। विजयार्थ पर्वत और रक्ता रक्तोदा नदी के कारण उसके भी 6 खंड हो गए हैं, है ना। यहाँ पर गंगा सिंधु के कारण 6 खंड हुए थे, यहाँ पर रक्ता रक्तोदा के कारण 6 खंड हो गए। सब क्षेत्रों के बीच में विधेय क्षेत्र है। ये जितने भी क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्र हैं? आप उंगली से इशारा करके भी बता सकते हैं कितने क्षेत्र हैं। हम्म। हाँ, उषा जी ने तो सही बताया है। हाँ, जो 6 बता रहे हैं उनका गलत है ना। कितने हैं क्षेत्र? 7 है कि 6 है भाई? कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। पर्वत कितने हैं? दीदी 6 तो हो गए उसके, भरत क्षेत्र के हो गए 6, और 6 हो गए एरावत क्षेत्र के खंड, हो नहीं गए ना, 12 खंड हो गए। नहीं 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 नहीं, अभी मैं पूछ रही हूँ पूरे जम्बूद्वीप के क्षेत्र कितने, खंड नहीं पूछा है मैंने। क्षेत्र कितने? अच्छा, 7। 7 क्षेत्र है? पक्का? हम्म। हाँ, पर्वत कितने हैं? पर्वत 6। पर्वत 6 हैं, इसलिए 7 क्षेत्र हो गए। तो इन 7 हम्म क्षेत्रों में से जो ये बीच का क्षेत्र है वह विदेह क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, दिख रहा है ये पीले वाला, जितना भी पीले। येलो है पोर्शन, ये पूरा हम्म। विदेह क्षेत्र है, सबसे बड़ा। यह क्षेत्र हम्म निषद और नील पर्वत के मध्य में स्थित है ना। इधर निषद है, ये निषद, और ये इधर नील है, इसके बीच में स्थित है। यहाँ मनुष्य आत्म ध्यान के द्वारा कर्मों को नष्ट करके देह के बंधन से सदा छूटते हैं, इसी से उसका नाम विदेह पड़ा है। वहां हमेशा चौथे काल जैसी स्थिति ही रहती है। अभी काल की चर्चा तो अब आने वाली है आगे आगे के सूत्रों में। तो काल क्या होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन इतना सामान्य जानकारी सबको है कि चौथा काल सबसे अच्छा माना जाता है। तो चौथे काल की स्थिति वहां पर इस विदेह क्षेत्र में हमेशा ही चौथा काल रहता है, कभी भी काल बदलता नहीं है यहाँ पर। और इसका नाम विदेह क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ इस ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर हर समय, किसी भी समय देह से छूटकर विदेही हुआ जा सकता है, इसलिए इसका नाम विदेह है। अब इस विदेह क्षेत्र के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत हम्म की रचना हमने पहले समझी थी। फिर भी इस सुमेरु पर्वत की पूर्व दिशा वाले भाग को पूर्व विदेह और पश्चिम दिशा वाले भाग को पश्चिम विदेह कहते हैं। ये पूर्व दिशा वाले भाग को पूर्व विदेह और ये इधर वाले भाग को पश्चिम विदेह कहते हैं। हे विदेह ही दोनों। उस विदेह क्षेत्र के बीच में सुमेरु, हाँ चलो, नील पर्वत से निकलकर सीता नदी पूर्व विदेह के मध्य से होकर बहती है। सीता नदी दिखाई दे रही है आपको? हम्म कहाँ है सीता नदी? ये सीतोदा है, तो सीता इधर है ना। ये सीता नदी, तो ये पूर्व में बह रही है, पूर्व विदेह में। और पश्चिम दिशा वाले भाग को पश्चिम, और निषद पर्वत से निकलकर सीतोदा नदी पश्चिम विदेह के मध्य से होकर बहती है। ठीक है, इसलिए इन नदियों के कारण पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह के भी दो दो भाग हो गए। अब ये जो पूर्व विदेह थे इसके भी 2 भाग हो गए, और पश्चिम के भी 2 भाग हो गए, क्योंकि बीच में ये नदियां बह रही है। तो एक भाग इधर का, एक भाग इधर का, एक भाग इधर का, एक भाग इधर का, ऐसे 4 विदेह के भाग हुए। 2 पूर्व के हो गए और 2 पश्चिम के हो गए। अच्छा। अब प्रत्येक भागों में 8-8 उप विभाग हैं। ये 8-8 उप विभाग दिख रहे हैं, है ना। ये जैसे ये पूर्व का है तो इसमें भी एक, जो पहला है उसमें भी 8 है, जो दूसरा भाग है उसमें भी 8 है, इसमें भी 8 और 8, ऐसे 8-8 है। तो ये एक स्वतंत्र स्वतंत्र देश है, 8 ही।
अब अतः विदेश क्षेत्र में कितने देश हुए? ये एक एक स्वतंत्र स्वतंत्र देश हैं, तो कितने देश हुए विदेश क्षेत्र में, कुंद प्रभा जी? 32। बिल्कुल ठीक है, 32 देश 30। हुए। हम्म। ये सब 32 ही विधेय कहलाते हैं। इन देशों में भी छह छह खंड है, वहां पर एक देश के एक एक चक्रवर्ती होते हैं, हो सकते हैं। ये जो देश है ना 32, इसमें एक एक में छह छह खंड हैं, जैसे यहाँ 6 खंड थे ना, ऐसे एक एक इसमें में छह भी छह 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 खंड है, एक एक में छह छह खंड है। तो यहाँ पर चक्रवर्ती भी हो सकते हैं जो 6 खंड को जीतते हैं। सुमेरु पर्वत की लंबाई चौड़ाई भी हमने पढ़ ली थी पहले ही, 1,40,000 ऊंचा है। उसमें 1,000 योजन तो पृथ्वी के अंदर है, तो कितना बच गया? अंदर है। ऊपर 99। कितना है? 99,000। 99,000। 99। और उसकी चूलिका कितनी है? 40,000। 40 योजन, केवल 40 योजन, 40 ध्यान यूज। नहीं, हाँ सही। 40 योजन की चूलिका है उसके। अब ये जो सुमेरु पर्वत है, इसके चारों ओर, इसकी बात कर रहे हैं, ये इसके चारों ओर पृथ्वी पर भद्रशाल नाम का वन है, और उसमें 500 योजन ऊपर जाने पर सुमेरु पर्वत के चारों ओर की कटनी पर दूसरा नंदन वन है। पहला तो भद्रशाल वन है, थोड़ा ऊपर गए, कितना, 500 योजन ऊपर गए तो दूसरा नंदन वन है। पहला भद्रशाल, दूसरा नंदन वन। फिर उसके और तीसरा 62,500 योजन ऊपर गए तो तीसरा सोमनस वन है। भद्रशाल वन, फिर नंदन वन, फिर सोमनस नंदन वन। फिर सोम। हाँ, फिर सोमनस वन से 36,000 योजन ऊंचाई पर पर्वत का शिखर तल है। उसके बीच में 40 योजन ऊंची चूलिका है, और चूलिका के चारों ओर पांडुक वन है। इस वन के चारों दिशाओं में पांडुक शिला, पांडु कंबल शिला, रक्त शिला और रक्त कंबल शिला नाम की 4 शिलाएं हैं। कहां पर? जो सबसे ऊपर वाला वन है, ऊपर वन है। कौन सा नाम, कौन सा पांडुप वन है, वन। क्या नाम है? सोमनस वन। वेरी गुड। सोमनस वन के चारों ओर जो हाँ। चूलिकाएं हैं, 40 योजन की चूलिका, उस चूलिका के चारों ओर पांडुक वन है। पांडुप। पांडुप। और ऐसी 4 शिलाएं हैं वहां पर। तो उस शिलाओं पर क्या होता है? तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडुक शिला पर, पांडुक शिला पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। फिर जो दूसरी पांडु कंबल शिला है, उस पर पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। पश्चिम के। पश्चिम विदेह के ये वाले जो यहाँ के जो तीर्थंकर है, उनका होता है जन्माभिषेक। फिर एरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक रक्तशिला पर, जो एरावत क्षेत्र ना उधर लास्ट वाला, उसका, उनके तीर्थंकरों का जन्माभिषेक किस पर होता है? रक्तशिला पर। अब शिला। रक्तशिला मतलब ये मत समझना कि खून की शिला होगी, उसका केवल नाम है रक्तशिला बस। रक्तशिला। और ये जो पूर्व विदेह के तीर्थंकर है, इनका रक्त कंबल रक्त। शिला पर इनका अभिषेक होता है। ठीक है। अब ये नदियों का हमने देखा था अभी। इसका और डिटेल पढ़ना हो, समझना हो, तो वैसे तो मैं एक वीडियो भेज दूंगी उस पर, वो आप देखिएगा। और कल्पना बेन का जो तत्वार सूत्र है, उसमें तो बहुत ही डिटेल में दिया है, बहुत डिटेल में चित्र सहित दिया है सारा। और एक एक जो 32 ये देश है ना, उन सबके भी नाम दिए हैं। और बहुत सारी जो दो दो श्रेणियां गई है ऊपर विजयार्ड पर्वत पर, उनकी जो नगरियां हैं उसके भी नाम दिए हैं सबके, वो बहुत सारा डिटेल में। आप चाहेंगे तो ये भी मैं ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। जो भरत चक्रवर्ती है वो 6 खंड को किस प्रकार साधता है, उसका भी पूरा डिटेल में दिया है। वैसे तो काफी डिटेल तो अपन ने समझ ही लिया अभी कि कहाँ से कहाँ तक जाता है वो, पर और ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप बता देना, तो मैं ग्रुप पर, आप ग्रुप पर मैसेज कर देंगे तो मैं ग्रुप पर वो भी भेज दूंगी। तो इस तरह से हमने देखा 23वें सूत्र में कि ये जो 14 महानदियां हैं, उनकी सहायक नदियां इतनी इतनी सारी हैं। सबसे ज्यादा विदेश क्षेत्र में है, 1,12,000। सीता सितोदा की सहायक नदियां 1,12,000 है।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहां से। इसमें से किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आ गया सबको समझ में? भाई किसी का कुछ आएगा नहीं तो मैं यही समझ कर चलूंगी कि सबको समझ में आता जा रहा है। ठीक है, समता भाभी समझ में आ रहा है? अभी आ रहे हैं और पढ़ेंगे तब ध्यान से। अच्छा, चलिए थोड़ा कुछ थोड़ा तो नहीं। आए। हाँ, कुछ नहीं आ रहा हो तो आप पूछ लीजिएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं वापस, तो समझ में आएगा। हाँ, अब आ जाइए 24वें नंबर के सूत्र पर। अभी तक हमने क्या देखा कि भरत क्षेत्र के 6 खंड किस तरह से, रावत क्षेत्र के 6 खंड किस तरह से, ये सब समझ लिया ना हमने। और नदियां 14,000 नदियां, उनकी सहायक नदियां, 14 नदियों की 14,000 सहायक नदियां हैं। शायद। 14,000 है, मतलब वो तो एक का बताया 14,000 गंगा सिंधु का। बाकी सबका अलग अलग है, कितनी कितनी सहायक नदियां हैं वो इसमें चार्ट में पूरा दिया हुआ है। अब 24वें सूत्र में जो भरत क्षेत्र हैं और हिमवन आदि पर्वत हैं, उनकी अभी तक हमने चर्चा की। अब भरत क्षेत्र की चर्चा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। भरत क्षेत्र में कैसा क्या होता है? भरत क्षेत्र का विस्तार। भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः षड चैकोन विंशति भागा योजनस्य। 3 सूत्र साथ में लेंगे हम। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः। अब सामान्य अर्थ तीनों का। चलिए पहले आप लोग सूत्र पढ़िए, ये 3 सूत्र स्पष्ट रूप से। ललिता जी। जिनेन्द्र। हाँ। भरतस्मिन् पंचयोजन तत् विस्तारः षट् चैकोनविंशति भागा योग्य योजनस्य भागा योजनस्य द्वि द्वि- तद द्विगुण विस्तार वर्षधर वर्षा विदेहांता उत्तरा दक्षिण तुल्यः। हम्म, ठीक है। अब देखिए इसका सामान्य अर्थ। पहला जो हमारा 24वां सूत्र है उसका सामान्य अर्थ। भरतः षण्ड विंशति पंचयोजन शत विस्तार षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। सबसे पहला शब्द है इसमें भरतः। भरतः मतलब भरत क्षेत्र। फिर षड विंशति पंच योजन शत विस्तार, तो 526 योजन विस्तार वाला। ठीक है, षड्विंशति 526 योजन विस्तार। षड्विंशति पंच ऐसा है ना, तो 526 योजन ऐसा उसका अर्थ निकलता है। च और योजनस्य मतलब एक योजन के एकोन विंशति भागा, 19 भागों में से 19 भागों से षड 6 भाग अधिक है। इसका अर्थ, योजना। इसको सामान्य तरीके से यदि हम पढ़ेंगे तो भरत क्षेत्र का विस्तार 526 योजन और एक योजन के 19 भागों में से 6 भाग अधिक है। और इसको सरल करना हो तो भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 योजन है। मतलब 526 योजन और एक योजन की यदि 19 भाग करो तो उसमें से 6 भाग, इतना भरत क्षेत्र का विस्तार है।